कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां आपको जानने को मिलेगा मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के तोरपा में 23वें कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास। समिति सभागार में 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्लानिंग वर्कशॉप का आयोजन। मूंगफली के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा बोल्ड 1। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में तोरपा प्रखंड के दियांकेल गांव में राज्य के 23वें कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर एस अय्यप्पन ने इस केंद्र का शिलान्यास किया। मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 50 एकड़ जमीन देने वाले सभी ग्रामीणों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। पिछले दिनों कृषि भवन परिसर स्थित समिति सभागार में 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्लानिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें 2014-15 का वार्षिक कैलेंडर बनाने के बारे में बताया गया। समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कार्यशाला में बदलाव लाने पर जोर दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि से संबंध विभाग और आत्मा के प्रसार पदाधिकारियों ने भाग लिया। जो किसान बरसात में सब्जी फसलों की खेती के लिए मई-जून में फसल लगाने वाले हैं, वो बुआई से पहले ऐसे खेतों का चयन करें जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। इसके अलावे जड़ को सड़न गलन से बचाने के लिए मेड़ पर भी बुआई कर सकते हैं। बरसात में जिन सब्जी फसलों की खेती की जाती है उन्हें पानी तो पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन बारिश लगातार हो तो खेत से पानी निकलने का इंतजाम ना हो तो जड़ों में सड़न और गलन होने लगता है। इससे बचाव के संबंध में हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, अब गर्मी के बाद जो है बरसात का दिन आने वाला है और जो भी आप मई में या जून में बुआई करेंगे, भले ही अभी गर्मी है लेकिन जब आपका फसल आएगा, फल फूल आएगा तो उस समय बारिश शुरू हो जाएगा। तो अभी से ही आपका इस तरह का खेत का चुनाव होना चाहिए कि एक तो पानी का निकास हो, दूसरा जो है मेड़ के ऊपर बीज बुआई हो, रोपाई हो। क्योंकि मेड़ के ऊपर जब हम बीज बुआई और रोपाई करते हैं तो बारिश कितना भी हो, अगर पानी का निकास हो जाता है तो पौधे के जड़ के पास जो है गलने और सड़ने का बीमारी नहीं आता है और पौधा को आपको नुकसान नहीं पहुँचता। कृषक बंधु, आप अगर खरीफ तिलहनी फसलों में मूंगफली लगाने के इच्छुक हैं तो 15 जून से बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर पैदावार के लिए बिरसा बोल्ड 1, AK12, AK13 या AK14 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। मूंगफली की खेती के लिए हल्की बलुई मिट्टी वाले खेत का चयन करें जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बुआई में गुच्छे वाले प्रभेद लगाते हैं तो पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें और फैलने वाले प्रभेद लगाते हैं तो 45 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज लेने के लिए मूंगफली के उन्नत प्रभेदों में बिरसा बोल्ड 1, AK12, AK13 या AK14 लगाएं। कृषि उपकरण डीप फरो सीडर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसान शुष्क भूमि में खेती करने के लिए गहरी बुआई का काम कर सकता है। इसकी कार्यक्षमता लगभग 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आधुनिक खेती के पक्षधर हैं बल्कि उन्नत खेती भी करते हैं। जो सफल किसान अभी हमारे साथ हैं वो जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में प्रगति करना है तो सबसे पहले उन्नत खेती को अपनाना होगा, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना होगा और नई तकनीकों को अपनाना होगा। इसी राह पर चलकर आज ये सफल खेतीहर बने हुए हैं। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं। अभी 10 रुपये केजी के में हम इसको बेच रहे हैं थोक में और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। चलिए, ये जानकारी तो हमारी पूरी हुई, लेकिन लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। तो झुमकी बहन, अब हम जानकारी का पिटारा खोलें। बिल्कुल खोलिए, नेकी और पूछ पूछ। किसान भाइयों, हम लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड में हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती बाड़ी तो करते ही हैं जी। अन्न उपजाते हैं, सब्जियां उपजाते हैं, लेकिन हम किसानों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अगर आप औषधीय पौधों की खेती करते हैं तो उसमें भी अच्छा मुनाफा है और औषधीय जो चीज़ें हैं, औषधि जो पौधे हैं, उसकी मांग बाजार में बहुत है। बिल्कुल। तो आज हम किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं सर्पगंधा की खेती के बारे में। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार। आज हम लोग बात करेंगे सर्पगंधा के संबंध में। आज हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर जय कुमार, जो वैज्ञानिक हैं वनोत्पाद उपयोगिता विभाग में। सर्पगंधा एक बहुमूल्य औषधीय पौधा है जो भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक 20 औषधीय पौधे जिसकी मांग सबसे ज़्यादा है उसके रूप में अधिसूचित किया गया है। और सर्पगंधा जो है हमारे झारखंड की मूल फसल है। मूल जंगलों में काफ़ी बृहत मात्रा में पहले पाई जाती थी। आजकल इसका अंधाधुंध इतना दोहन हुआ है कि हमारे जंगल में नहीं पाई जाती। सामान्यतः जो सर्पगंधा है ये 2 से 3 फीट लंबी होती है और ये एक झाड़ीदार नुमा पौधा होता है। और इसकी जो जड़ें हैं जो मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती हैं, वो जड़ का जो मिट्टी में रूट जो है वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और सर्पगंधा आज आर्थिक दृष्टि से इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे किसान भाई या जो भी इसको लगाते हैं वो कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं? सर्पगंधा के जड़ों में मुख्यतः 30 प्रकार के अल्कलाइड पाए जाते हैं, जिसमें रेसरपाइन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अल्कलाइड है, जिसकी जो आप उच्च रक्तचाप की जो दवा है उसका ये अचूक औषधि है उच्च रक्तचाप की। उसके अलावा जो मानसिक उन्माद है, हिस्टीरिया है, उसके अलावा जो जहर उतारने में इसका काम आता है। तो इस प्रकार से जितनी भी नर्व संबंधी, जो तंत्रिका तंत्र संबंधी जितने भी विकार हैं
उसमें रेशरपाइन का सर्वाधिक उपयोग होता है और इसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल मार्केट में जो भी दवाइयाँ आप देखते हैं उसमें एक सर्पगंधा की एक दूसरी प्रजाति है जो जिसको रॉल्फिया टेट्राफाइला बोलते हैं, उसको एडल्ट्रेशन में उसको मिला दिया जाता है। परिणामतः इसका जो इसके बारे में थोड़ी ये हो गई है कि ठीक नहीं होता, लेकिन जो इसकी जो रेशरपाइन जो है, जो सर्पगंधा जो मूल सर्पगंधा है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, इसमें जो रेशरपाइन है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है तंत्रिका तंत्र के विकार के लिए। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी जानकारी हुई, तो लेकिन इसकी नर्सरी कैसे कब की जाए और इसका क्या उपयुक्त समय होता है, किस प्रकार से नर्सरी किया जाए? जी, मैं उसके पहले ये बता दूं कि ये जो सर्पगंधा का जो फसल है इसे खुली धूप चाहिए और उसके अलावा आर्द्र और उष्ण जलवायु, मतलब बारिश भी ज़्यादा चाहिए इसे और गर्मी भी ज़्यादा चाहिए। रही बात इसके नर्सरी की, तो इसकी नर्सरी जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो बीज से, जब बीज से इसकी आप नर्सरी तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको 1 हेक्टेयर में यदि आपको सर्पगंधा की खेती करनी है तो लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसका जो बीज का जो अंकुरन है वो काफ़ी कम होता है। यही सर्पगंधा का सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट है कि इसका जो बीज का अंकुरन है वो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 30% से ज़्यादा नहीं होता सामान्यतः। लेकिन यदि आप इसका जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 45% 50% तक देखा गया है। दूसरी बात ये कि सर्पगंधा का जो बीज का अंकुरन का जो समय है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो लगभग आप 30 से 35 दिन तक होता है। तो ये भी यदि आप जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करें तो वो भी घट के लगभग 14 से 15 दिन तक हो जाएगा। सर्पगंधा के बीज को बोने से पहले आप उसे 24 घंटे पानी में फुला के रखें और बेहतर होगा कि आप उसे जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर लें। उसके बाद आप सर्पगंधा के बीज को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे आप सर्पगंधा के बीजों को लगाएं। लगाने के बाद इसकी एक गोबर की पतली परत बिछा दें नर्सरी में और उसे आंशिक छाया वाली स्थिति में रखें। उसके बाद आप इसे नियमित रूप से आप इसकी सिंचाई करते रहें। सिंचाई करेंगे तो लगभग 14 दिन यानी 2 सप्ताह के बाद बीजों में अंकुरन आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब सर्पगंधा के ये पौधे यदि आप मई जून में आप इसकी नर्सरी लगाते हैं तो लगभग अगस्त के प्रथम सप्ताह में जब सर्पगंधा में 6 से 7 पत्तियां हो जाएं पौधे में तो ये फील्ड में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और फील्ड में लगाने से पहले आपको खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। खेत की 2-3 गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद इसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा चाहिए, लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर आपको इसमें गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद लगेगी। वो गोबर की खाद मिला के खेत को समतल बना लें। उसके बाद सर्पगंधा को 45 सेंटीमीटर रो से रो की डिस्टेंस और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की डिस्टेंस में आप सर्पगंधा के पौधे को लगाएं। चूँकि सर्पगंधा का आपने देखा कि बीज से काफ़ी डिफ़िकल्टी है, तो इसके 2 तरीके और भी हैं जिससे सर्पगंधा का प्रवर्धन किया जाता है। पहला है कि इसका जो ब्रांच कटिंग, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की ब्रांच जिसमें 2 से 3 गांठ हो, उसे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड 200 ppm से ट्रीट करके यदि आप लगाते हैं तो लगभग आप 30 दिनों में, लगभग 20 से 25 दिनों में इसमें ये जो ब्रांच है उसमें जड़ें निकल आती हैं और ये भी पौधे आप अगस्त के प्रथम सप्ताह में फील्ड में प्रत्यारोपण के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इस विधि से लगभग 60 से 70% पौधे तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा विधि है इसका जड़ से, जो इसके जड़ जो हैं छोटे छोटे जो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें हैं उससे लगभग 100 किलोग्राम जड़ 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। उसे भी आप जब अपने नर्सरी में जब लगा देंगे काफ़ी मात्रा में गोबर की खाद मिला के, तो इसमें धीरे धीरे आप लगभग 20 से 25 दिन में इसमें भी छोटे छोटे कल्ले निकल आते हैं और ये भी अगस्त के माह में फील्ड में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसके कौन कौन से प्रकार, अच्छे प्रकार जो कि उचित होते हैं किसान भाइयों के लिए सर्पगंधा की, तो वो कौन से प्रकार हैं? सर्पगंधा का जो है वो जड़ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है और जड़ में भी जो जड़ का जो छाल होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। और ये जो है कि लगभग 3% तक इसमें रेशरपाइन का परसेंटेज पाया जाता है। तो इस हिसाब से एक काफ़ी अच्छी वैरायटी RS1 वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी पाई गई है जिसमें रेशरपाइन का परसेंटेज 2 से 2.5% के बीच में होता है, जिसे इसकी जो बीज जो है वो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि इसको लगाने से हमारे किसान भाई को क्या बेनिफिट होगा, बाजार भाव क्या मिलेगा? देखिए, सर्पगंधा का जो उपज है लगभग आप देखें कि इसमें लगभग आपको 20 किलोग्राम बीज मिल जाएंगे। 1 हेक्टेयर में लगभग 20 किलोग्राम बीज मिल जाएंगे और लगभग 25
क्विंटल जड़ आपको मिल जाएगी। 18 माह की ये फसल है तो 25 क्विंटल जड़ मिल जाएगी और आपको 20 किलोग्राम बीज मिल जाएगा। 1 किलोग्राम बीज लगभग 1500 रुपये में बिकता है और 1 किलोग्राम सूखी हुई जड़ 120 रुपये के हिसाब से बिकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में जब आप सर्पगंधा को लगाएंगे तो लगभग 90,000 के आसपास लागत है और रिटर्न जो है 18 माह की ये फसल है। ये 18 माह की 18 महीने के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो 18 महीने के बाद आप 25 क्विंटल 120 रुपये किलोग्राम की दर से लगभग 3 लाख रुपये और बीज की दर वो लगभग 50,000 आ जाती है। तो 3.5 यदि आप वैज्ञानिक विधि से आप इसकी खेती करें तो लगभग 3.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की आमदनी है इसमें। उसमें यदि आप लागत को हटा दें तो 2.5 लाख रुपये आपको विशुद्ध मुनाफा आपको सर्पगंधा की खेती से होगा। किसान भाई इनके बताए हुए तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से जो बताए हैं वो मुनाफा उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी काफ़ी अच्छी थी झुमकी बहन, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी थी। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि यहाँ औषधीय पौधों की खेती की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। ऐसे में किसान भाई अगर सर्पगंधा की खेती करते हैं तो काफ़ी लाभ उनको मिल सकता है। बहुत ही उपयोगी जानकारी है ना। बिल्कुल। और किसान भाइयों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जल ही जीवन है। जी बिल्कुल सही। जल है तो कल है। बिल्कुल। तो चलिए जल पर ही हम एक छोटा सा संदेश देख लेते हैं। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए इस जानकारी के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा। जोहार दादा। तब का हालचाल? सब ठीक ठाक है। देखिए अभी गर्मी का मौसम है, उसमें हम ये सोचे थोड़ा कहीं से जाने, तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं कि एक दुधिया मशरूम होता है, एक पुआल मशरूम होता है, तो इन लोग को गर्मी के दिन में कैसे करेंगे? तो जानकारी दिलवा देते हैं। बिल्कुल जानकारी दिलवाते हैं। इस विषय पर जानकारी लेते हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। किसान भाई, गर्मी के मौसम में दुधिया एवं पुआल मशरूम की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच अनुसंधान केंद्र प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य हैं। किसान भाई को सबसे पहले बताइए कि झारखंड के परिवेश में जो है दुधिया एवं पुआल मशरूम की क्या संभावनाएं हैं? क्या किसान भाई इसको कर पाएंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया विजय जी। देखिए, झारखंड के किसान जो है मशरूम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और विशेष तौर पे ये जो है, हाँ, यहाँ झारखंड के जो किसान हैं वो ओएस्टर मशरूम की खेती प्रायः करते हैं। तो ओएस्टर मशरूम की जो किसान खेती करता है वो दुधिया मशरूम की खेती करने में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। रही बात पुआल मशरूम की, तो पुआल मशरूम की भी जो है जो उत्पादन के तरीके हैं बहुत ही आसान है। तो किसान भाई जो है आसानी से जो है दुधिया और पुआल मशरूम की खेती झारखंड में कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे पुआल चाहिए, पुआल आसानी से जो है झारखंड में उपलब्ध है, जिसके ऊपर मशरूम उगाया जाता है। मशरूम के बीज के लिए प्लांडू एक जाना माना संस्थान है, यहाँ से हमारे किसान भाई जो है बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है झारखंड में मशरूम, विशेष तौर पे दुधिया और पुआल मशरूम के लिए अपार संभावना है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल किसान भाइयों की तरफ से कि गर्मी में जो है दुधिया मशरूम की ही खेती क्यों करे, ऑस्टर मशरूम की खेती क्यों न करे? क्या कोई समस्याएं हैं? हाँ, देखिए गर्मी के दिनों में एक समस्या आती है कि यदि हम जो ओएस्टर मशरूम लगाते हैं तो ओएस्टर मशरूम के जो छत्ते निकलते हैं वो सूखने लगते हैं, क्योंकि तापमान जो है मतलब लगभग जो है 32, 33, 34 से ऊपर रहता है तापमान गर्मी के दिनों में। विशेष तौर पे अप्रैल मिड से स्टार्ट होता है टेम्परेचर राइज होना, और लगभग आपका जो है जून जुलाई तक जो है उच्च तापमान बना रहता है। तो इस तापमान पे जो है ओएस्टर मशरूम अच्छे से जो है उत्पादन नहीं दे पाता है। तो इसलिए जो है उच्च तापमान पे पुआल मशरूम और दुधिया मशरूम
की खेती जो है किसान यदि जो है करते हैं तो उनको जो है उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है, साथ ही साथ जो है उनकी आय भी जो है मशरूम की खेती करके बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को अब ये बताएं कि दूधिया मशरूम की खेती करें तो क्या क्या सावधानियां बरतें, और विस्तृत से बताएं कैसे शुरुआती दौर से क्या करें। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए है क्या कि दूधिया मशरूम और पुआल मशरूम की खेती के लिए कोई विशेष जो है तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान भाई जो है खेती ओयस्टर मशरूम का जानते हैं, तो इसलिए जो है दूधिया मशरूम की खेती में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। बस केवल दूधिया मशरूम में एक स्टेप जो है अलग होता है जो ओयस्टर में नहीं होता है। वो स्टेप होता है कि केसिंग करना। जब आपका जो है स्पान जो है बैग में रन कर जाता है तो बैग का मुंह खोला जाता है। बैग का मुंह खोलने के बाद उसमें केसिंग किया जाता है। लगभग 1 से 1.5 इंच मोटी बगीचे की सड़ी हुई मिट्टी, 1 वर्ष पुरानी गोबर की खाद और उसमें थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको जो है फार्मेलिन से स्टरलाइज कर दिया जाता है। 2-3 दिन के लिए उसको ढक के छोड़ दिया जाता है, और 3 दिन बाद फिर उस केसिंग मटेरियल को जो बैग आपने लगाया है दूधिया मशरूम का, उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच मोटी लेयर में उसको फैला दें और स्प्रेयर से पानी से भिगा दें और उसको न्यूज़पेपर से ढक दें। इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे कि 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर उसमें से पिन हेड निकलना स्टार्ट होता है, छोटे छोटे जो है पिन हेड, जो कि बाद में मशरूम का रूप लेते हैं। तो इस तरह से दूधिया की खेती की जाती है। इसमें केवल एक जो है चरण जो है अलग है, जो कि ओयस्टर में नहीं होता है, दूधिया में होता है, जो कि केसिंग है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताएं कि ये दूधिया मशरूम जो कर रहे हैं उसका उत्पादन क्षमता क्या है, प्रति बैग क्या उसका उत्पादन? हाँ, देखिए इसका उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छा है। जैसा ओयस्टर में हम देखते हैं कि एक बैग से हमें जो है 1 से 1.5 किलो के आसपास मशरूम निकल जाता है, तो वैसे ही जो है आप देखेंगे दूधिया में भी जो है लगभग 1 किलो से 1.25 किलो के आसपास जो है मशरूम आपका निकल जाता है। और इसमें जो मशरूम होता है काफ़ी मोटा, फ्लेसी और लंबे आकार का होता है। आप देखेंगे कि जो है एक मशरूम का जो फ्रूट का जो है यदि आप वजन लेना चाहें तो 100 से 150 ग्राम के आसपास होता है, जो कि एक आइडियल जो साइज़ है। कभी कभी यदि जो है बैग में इक्का दुक्का है 2, 3, 4 निकले हुए हैं बस, तो उनकी साइज़ जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है और जो है 200 से 250 ग्राम के भी हो सकते हैं मशरूम। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताएं कि गुणवत्ता में क्या अंतर है, अन्य मशरूम से दूधिया मशरूम की गुणवत्ता में कोई अंतर है क्या? ज़्यादातर जो मशरूम जो है गुणवत्ता इनकी सेम होती है। उसमें जो है पोषक तत्व तो आप जानते हो कि जो है मशरूम की जो है मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। इसको यदि हम खाते हैं तो हमारा जो है एक तो जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, सभी तरह के आप देखेंगे अमीनो एसिड्स इसमें उपलब्ध हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और रही बात जो है दूधिया मशरूम की विशेष तौर पे बात करें तो दूधिया मशरूम जो है थोड़ा फ्लेसी और मांसल होता है। तो अब इसका टेस्ट जो है करना मतलब आप देखेंगे जैसे मीट की तरह जैसे आपको लगेगा कि क्रंचीनेस जो उस तरह का मिलता है, जैसे बटन में मिलता है वैसे ही जो है तब इसमें भी मिलता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि गर्मी के मौसम है तो और क्या क्या सावधानी किसान भाई बरतें जिससे उसका उत्पादन क्षमता बढ़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? देखिए गर्मी के दिनों में हमारे किसान भाई जो जहाँ पे भी मशरूम लगा रहे हैं, जिस कमरे में लगा रहे हैं, जिस छप्पर में लगा रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई पे विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि मक्खियों का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि नमी जगह पे मक्खियाँ ज़्यादा इकट्ठा होती हैं। तो मक्खियाँ यदि ज़्यादा इकट्ठा होंगी तो जाहिर सी बात है उसमें आपके जो है बैग के ऊपर मक्खियाँ जो है अंडे दे देंगी, जिससे उनके मैगट जो है आपके जो है मशरूम के बैग को ख़राब कर सकते हैं। मशरूम की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो भी कम निकलता है, मशरूम भी कम निकलता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना, साफ़ सफाई करें, जहाँ समय समय पे जैसे यदि पक्का फ्लोर है तो आप जो फिनाल से जो उसको जो है सफाई पोछा लगाएं या फार्मेलिन से पोछा लगाएं। और यदि आपका छप्पर है तो छप्पर की जो दीवारें होती हैं जिसमें कि आप जो है छप्पर के ही जो है मतलब बनाए होते हैं दीवार, तो उस पर जो है फार्मेलिन या बाविस्टीन या कोई भी जो है फफूंदीनाशक लेके घोल बना लें और उसको दीवारों पे स्प्रे कर दें, जिससे कि जितने भी जो है कीड़े मकोड़े और रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं वो मर जाएंगे। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने दूधिया और पुआल मशरूम की बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आप इनके बताए गए बातों का अमल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। डॉक्टर साहब,
किसान भाई। हाँ वाह, देखिए। बहुत बढ़िया जानकारी। हाँ वही तो थोड़ा जो सुने थे, अब एकदम मेरा स्पष्ट हो गया कि कैसे हमको करना है। अब करना है आपको, हाँ है ना? एकदम, अबे तो पूछे। भाई मशरूम की अगर खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और किसान भाई इसमें ज़्यादा बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है और न बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है। आप थोड़ी सी देखभाल की आवश्यकता है। अगर आप सही तरीके से देखभाल कर लेते हैं और समय का ध्यान रखते हैं तो अच्छा उत्पादन मशरूम का हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और बाजार में बहुत अधिक मांग भी है मशरूम की। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हमारा वक्त भी जवाब दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन चलते उसके चलते पहले हम IMD पुणे हो लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान को पत्र लपेटक और तना छेदक कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान हल्दी या अदरक की खेती करना चाहते हैं वो खेतों की तैयारी करके जल्द ही बुआई शुरू कर दें। चलिए, IMD पुणे से भी जो जानकारी हमें लेनी थी वो जानकारी हमें मिल गई और किसान भाई उस जानकारी से लाभान्वित भी होंगे। लेकिन अब वक्त हमारा हो चला है तो हम फटाफट अपना पता बता दें। बिल्कुल, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, विरातो रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।